नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम में कई साधु संत और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिन्होंने अध्यात्म से जुड़े विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय, ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो उन्होंने हमारा भी उल्लेख किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है, वो एक एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके साथ साथ केदारखंड और मानसखंड, जिनका उल्लेख संपूर्ण हमारे शास्त्रों में है, उनके सभी मंदिरों को सजाने का काम, संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसमें यमुना जी के विभिन्न घाट बनाए जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हमने संस्कृति, इतिहास और इसके दर्शन के लिए स्टडीज सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इसकी भी स्थापना की है। भाइयों बहनों, संपूर्ण उत्तराखंड भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो, इसके लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की है। सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, जिससे कि अब दंगा करने वालों की, उनके हुए नुकसान की भरपाई, एक एक रुपए की पाई, एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण था, कहीं नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीन अतिक्रमित की हुई थी। उस अतिक्रमण से, उन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से हमने मुक्त कराया है।
भाइयों बहनों, विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर अब ऐसे मदरसे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकताओं को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को भी बंद किया है। इतना ही नहीं, हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ऑपरेशन कालनेमी के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमने हजारों ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है जो सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठियां हैं जो नाम और बेस बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र और उसकी सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर हम वहीं वापस पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आज के इस अवसर पर सनातन संस्कृति के आप सभी संभावकों के समक्ष मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी भौतिकता, पश्चिमी दिखावे की चकाचौंध और अपनी जड़ों, संस्कारों और सनातन परंपरा को उससे धीरे धीरे कहीं दूर होती जा रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आदर्शों और मूल्यों से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी सनातन संस्कृति के रक्षकों से यह भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य करना होगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश में मोदी धामी डबल इंजन सरकार युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर तैयार कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी पहल को नई गति दी है। वहीं उत्तराखंड में भी स्वरोजगार और रोजगार दोनों मोर्चों पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार, मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम कुछ उठाए हैं। अगर आप केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, अगर आप मोदी धामी सरकार, हम डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं उसको अगर हम देखें तो सरकार ने युवाओं को लेकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज कैसे आगे और बढ़ सकते हैं युवा, उसको किया है। कैसे केंद्र ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को आगे बढ़ाने की बात की है, ऐसे ही हमारे प्रदेश ने युवाओं के लिए स्वरोजगार की बात करी है, युवाओं के लिए रोजगार की बात करी है। और उत्तराखंड ने तो 26,000 मैं कहूँगी कि एक जॉब्स भी युवाओं को दी है। उसके साथ साथ जो स्वरोजगार करना चाहते हैं युवा, चाहे वो हमारे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो या उनका अपना हमारा खुद का कुछ काम हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, बहुत सारे अन्य उनके पास काम है। ये सब युवा आज कर रहे हैं और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बड़े मंच से कहा भी कि मुझे 1 लाख ऐसे युवा चाहिए जो देश की प्रगति में और उसको, उसके इंजन को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करें। तो ऐसे 1 लाख युवाओं को हम कैसे जोड़ सकेंगे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, देश की प्रतिष्ठा को, देश की कोई आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश को विकसित बनाने के लिए, मुझे लगता है उसके लिए जब पूरा देश काम कर रहा है तो उत्तराखंड की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है और उत्तराखंड के युवाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इधर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत आपको बता दें कि जो कि इस तरीके से भेष बदल कर रहकर फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले सख्त ऐसी कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है, क्योंकि कई लोग बांग्लादेशी या फिर अन्य देशों से आकर झूठे कागजात के आधार पर पहचान बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि 2020-21 के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए जिनमें आधार कार्ड प्रमुख है और इनमें कई बार स्थायी भाषाओं में बदलाव कर कई समुदाय केंद्रों में अन्य माध्यमों की मदद से गलत सूचनाएं जोड़कर कार्ड बनवाए गए। दस्तावेजों को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि कैसे ये बन जा रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। जैसा आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑपरेशन कालनेमी भी चल रहा है, जिसके तहत ऐसे जो छद्म देश वाले हों, चाहे जो हमारे बांग्लादेश या अन्य देशों से आकर यहाँ पर फर्जी कागजों के आधार पर बना के यहाँ रह रहे हैं, उस पर कार्रवाई निरंतर चल रही है। और अभी 19 बांग्लादेशी इसमें जो है अब तक अरेस्ट हुए या डिपोर्ट भी हमने इसमें से 9 लोग को कर दिया है। सेकेंड जो आपकी बात है वो एकदम जायज़ है कि यहाँ आने के बाद उसके दस्तावेज कैसे बने, क्योंकि इसमें जो भी दस्तावेज बने वो 2020-21 के करीब जो देखा गया हमने कि बने, उसमें खासकर आधार कार्ड
तो आधार कार्ड का डेटा के लिए जो चीज़ जरूरी थी पहले, अब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उसमें कहीं लोकल पार्षद या लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा या कुछ ऐसे कागजात फेक लगाकर वो बनवाए गए हैं। तो इसमें किसी की संलिप्तता किसी गैंग की या कोई सर्विस सेंटर जो बनाते हैं कम्युनिटी सेंटर उनकी या अन्य किसी की, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही, कुछ हमारे पास क्लोज है, बट जो भी है, और एक बार आधार कार्ड अगर बन जाता है तो डेफिनेटली उससे जुड़े जितने भी दस्तावेज आप बनाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक वो उसके लिए। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने उत्तरकाशी के कलेक्ट्रेट स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड न सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है, बल्कि आधुनिक बुनियादी ढांचे भी स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं पर आज सरकार लगातार काम कर रही है। बाबा केदार की नगरी केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक और पारंपरिक स्वरूप दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये जो प्रेस वार्ता आयोजित करी उत्तरकाशी में, वो हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर करी गई है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार निरंतर प्रगति की दिशा में उत्तराखंड को आगे बढ़ा रही है, चाहे कोई यात्रा का दौर हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे एक से एक जो कानून लागू किए गए हैं उत्तराखंड में उसकी बात है। इन सब चीज़ों को समायोजित कर कर एक यहाँ पर प्रेस वार्ता आयोजित करी गई है, जिसमें पूरे हमारे उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हो, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे खनन से जो हम लोगों को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली हो, चाहे G20 सम्मेलन में जिस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर ग्राउंडिंग हम लोगों की MOU साइन होने की हुई हो, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे हमारे 5 करोड़ कांवड़िए उत्तराखंड की धरती में आके सकुशल उस यात्रा को कांवड़ की संपन्न कराती है हमारी उत्तराखंड सरकार, उसको लेकर हो, चाहे UCC हो, इन सभी कानून को लेकर, नकल विरोधी कानून हो, 36 आरक्षण हो, महिलाओं का सहकारिता विभाग में महिलाओं का आरक्षण हो, इन सब चीजों को महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पर नशा मुक्त भारत को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक कार्यक्रम नशा मुक्त भारत को लेकर 7 दिसंबर को ये कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसी को देखते हुए बैठक ली गई है। नशा मुक्त भारत की ओर से विभागों के द्वारा, स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसी पर चर्चा की जाएगी। देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक कार्यक्रम नशा मुक्त भारत को लेकर 7 दिसंबर को प्रस्तावित है और उसको हम लोग अभी उसकी बैठक की गई। इसमें एक कंसल्टेशन वर्कशॉप और एक आउटरीच प्रोग्राम भी रहेगा, जिसमें नशा मुक्त भारत की ओर जो विभागों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही वहाँ विभिन्न विभागीय स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी, जिसमें कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करता हूं कि इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में आकर उस प्रोग्राम में सभी जो स्टॉल्स हैं विभागीय योजनाओं का लाभ लें और आगे आने वाले 5 से 6 दिन में और इस कार्यक्रम की हम रूपरेखा फाइनल करेंगे। देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना है। उसी क्रम में कॉलेज के बच्चे और साथ ही स्कूल के बच्चों की पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हो गई, चित्रकला प्रतियोगिता हो गई, इस बारे में भी वहाँ पे इवेंट्स कराए जाएंगे और जो अच्छा वहाँ पे जिनके अच्छे पोस्टर्स होंगे रैंकिंग दी जाएगी और साथ ही जो मुख्य अतिथिगण होंगे उनके द्वारा उसमें पुरस्कार भी दिए जाएंगे। भाजपुर की बरहनी रेंज में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने मुंडिया मनी में छापा मारा है, जहां पर बड़े बता दें कि यहां पर गोदाम में करीब 100 क्विंटल खैर की अवैध लकड़ियां बरामद की गई हैं। बता दें कि ये लकड़ियां एक पिकअप वाहन में पकड़ी गई हैं, जिन्हें वन विभाग ने जब्त कर लिया है। खास की सूचना पर हम करीब लगभग 3:30 बजे यहाँ से बरैनी हमने सारे स्टाफ को एकत्रित किया। फिर बरैनी नर्सरी से हम लोग मुंडिया मनी बाजपुर की ओर को रवाना हुए। तो वहाँ पर एक भूसे के बंद पड़े गोदाम में हमें मालूम चला कि यहाँ पर खैर का अवैध प्रकाश रखा हुआ है। उसके बाद मुखबिर ने हमें पूरी सूचना दी थी। तत्पश्चात हमारे द्वारा ताला खुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पर कोई उसका मालिक आया नहीं। तो 6:30 बजे के दरमियान गांव के सम्राट नागरिक आए, तो उनके सामने और 2 पुलिस वाले हमारे संग दोराहा चौकी के मौजूद थे, उनके सामने ताला तोड़ा गया और एक
अंदर भूसे के गोदाम के अंदर एक सफेद रंग की पिकअप जिसमें खैर प्रकाश लदा हुआ था और लगभग 100 क्विंटल माल वहां पड़ा हुआ था, जिसको हम अभिरक्षा में लेकर बरहनी नर्सरी पहुंचे। आगे कार्रवाई, इसकी कीमत मार्केट में फैक्ट्री रेट में कम से कम 7 लाख रुपए। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक-चौबंद मजबूती के साथ ये व्यवस्था की गई है। इस साल मंदिर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी की 23वीं बटालियन के हिमवीर जवानों और अधिकारियों को सौंप दी गई है, जिसके तहत देहरादून स्थित इस बटालियन की एक विशेष प्लाटून को पूरे बद्रीनाथ मंदिर परिसर में तैनात किया गया है। तो शीतकाल के लिए मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के जवानों को दी गई है। हिमवीरों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बटालियन के जवानों के कंधे पर यह बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि बद्रीनाथ धाम का शीतकाल के दौरान पूरी तरह से पहरा देंगे। ऐसे में 23वीं बटालियन को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उनमें भी बताने के उत्साह देखने को भी मिला है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर भारी वर्षा के साथ साथ यहाँ पर हेवी स्नोफॉल भी होता है, जिसके चलते उन हिमवीरों की यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ऐसे में बटालियन के जवानों को मंदिर परिसर में तैनात कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की स्थित पिरान कलियर में जल संस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पानी की टंकी से घंटों पानी बहता रहा। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ही मौन है और फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। अब इसी कड़ी में रुड़की के स्थित पिरान कलियर के ग्राम अजीतपुर में बेकाबू खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में पूर्व उप प्रधान समेत 2 की मौत हुई है, जबकि ट्रैक्टर चालक वाहन समेत फरार हो गया। दोनों मृतक अजीतपुर में अपने गांव लौट रहे थे। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में पूरी तरह से गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उस चालक की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। डोईवाला के शिक्षण संस्थान गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज में स्कूली छात्राओं को अपर स्वेटर की ड्रेस पहनाकर आने पर बता दें कि पनिशमेंट दी गई है। इस दौरान 3 छात्राएं चक्कर आने के बाद बेहोश हो गई। इसके बाद छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा काटा। छात्रों ने प्रधानाध्यापक पर अत्यधिक दंड देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानाध्यापक ने छात्रों को दंड देकर बैठक करने के लिए कहा था, जिसके बाद कुछ छात्राएं 100 तक दंड बैठक करने के बाद बेहोश होकर गिर गई। वहीं प्रधानाध्यापक अंकित डबरियाल ने बताया कि छात्राओं को विद्यालय में प्रॉपर ड्रेस पहनकर आने के लिए कई बार वार्न किया गया था और इसके बाद भी अनुशासनहीनता के चलते पनिशमेंट दी गई थी। उठक बैठक लगाई और ये अपर पहन के आ गई थी, उस वजह से लगवाई और मैं बेहोश हो गई थी और चक्कर आके गिर गई थी और मैंने अंदर भी स्वेटर पहन रखी थी। मेरी तबीयत खराब थी, उस वजह से ये पहन के आई थी। मैं किसने लगवाई उठक बैठक? ये पहन के आ गई थी अपर, इस वजह से लगवाई। टीचर का नाम, टीचर कौन थे? प्रिंसिपल सर ने लगवाई। क्या नाम है प्रिंसिपल सर का? अंकित डोबरियाल। बोला कि 1000 उठक बैठक लगाओ और मैं नहीं लगा पाई। मैं 100 में ही बेहोश हो गई। उन्होंने जब बच्चे बेहोश हुए, जब उन्होंने 100 लगवाई उठक बैठक, जब बच्चे उसमें इंगल में गिर के बेहोश हुए, जब वो बोला कि वो कर लो। क्या वजह रही क्यों उठक बैठक लगाने का? हमने अपर पहन रखा था। ये क्या ये लाल थोड़ी ना है जब बच्चे पहन कर नहीं आ सकते। सर मुझे फ़ोन गया यहाँ से कि आपकी बेटी बेहोश है। मैंने पूछा क्या हुआ, किस लिए?
उसने कहा कि सर ने प्रिंसिपल सर ने 100 उठक बैठक लगवाई। मैंने किस लिए? इससे बहुत हेल्थ का इशू है भैया, इससे बहुत ज़्यादा नसों की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैंने यहाँ मैडम को भी बोल रखा है, मैंने कहा मैम इसे ऐसा कुछ मतलब जैसे भाग दौड़ हुआ है, ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ मत करवाना इस पर, इससे बहुत इशू है इस चीज़ का। तब भी उन्होंने 100 उठक बैठक किस वजह से लगवाए? इस वजह से कि ये अपर पहन रखा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। है कि पिछले कई मतलब जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तो हम लोगों के बच्चों की एक ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है। ड्रेस प्लस हेयर कट प्लस जो भी नित्य के जो आवरण है वो उनको पहनने के लिए कहा गया है ना। 1 नवंबर से मैंने हम बच्चों को असेंबली में डेली बोल रहे हैं कि आप बेटा ये ड्रेस इस दिन पहनिए, ड्रेस दिन पहनिए, और व्हाट्सएप के माध्यम से हम मैसेज भेज रहे हैं। 1 तारीख से लेके और अभी 25 तारीख तक हम कंटिन्यू उनको बोले कि बेटा इस ड्रेस में ये, इस ड्रेस में ये आपकी ड्रेस है। उसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रेस में नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई हुई है। 8:45 से लेकर 10 तक हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलती है। असेंबली में नहीं जाते बच्चे, तो बच्चे क्या उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के भी बच्चे क्या करते हैं, बुधवार और शनिवार उस दिन बच्चा हाउस ड्रेस में आएगा और बाकी जो उसकी रेगुलर ड्रेस उस ड्रेस में आएगा। इतना बोलने के बाद भी बच्चे क्या है नियमित नहीं आ रहे। तो आज क्योंकि बच्चे जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेके बच्चे अंदर बैठ जाते हैं, तो उन बच्चों को बाहर बुलाया गया कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। उसके तहत उनको बोला गया कि भाई आप उठक बैठक लगाइए, जो भी बोला गया था। सामान्य स्थिति में बोला गया था, जिसने जितने लगाए उठक बैठक लगाने के बाद उसको ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसको बोला के लगाते रहते हैं, है ना। उसमें कुछ बच्चे देखिए बच्चे नियमित उठक बैठक नहीं लगाते हैं, आजकल फिजिकल वर्क कम करते हैं, तो उसके तहत क्या हुआ कि कुछ बच्चों के